नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और आज हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होने वाला है। और आज हमारे पास कई बड़ी खबरें हैं, ये हम आपको बताएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर इंट्राडे में आपको दिन के कारोबार में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड, जहां पर शेर खान कॉमट्रेड की बिकवाली की चला है 29,550 के स्तर पर और 29,850 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है आज के कारोबार के लिए चांदी, जहां पर टारगेट दिया गया है 40,300 का और आप 41,150 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर भी बिकवाली कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की, और यहां पर नेचुरल गैस में बाइंग की सलाह दी गई है। 199.50 का टारगेट दिया गया है, यानी यहां से करीब 3 रुपए की तेजी आपको नेचुरल गैस में आज दिख सकती है। तो 192 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और अब हम आपको बताएंगे कि एग्री कमोडिटी को लेकर एक बड़ी खबर आई है और लगातार हम आपको बताते भी हैं। और बाजार में एग्री के वॉल्यूम में अब तेज गिरावट आने लगी है और आपको बता दें कि इसमें अब तक के जो हालात हैं वो काफी चिंताजनक हैं। और पिछले 5 साल में एग्री का वॉल्यूम करीब 3 गुना घट चुका है। ये पूरे एग्री कमोडिटी मार्केट के लिए एक चिंता का विषय है और लगातार इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले 5 साल में एग्री कमोडिटी के वायदा कारोबार के टर्नओवर में कितनी गिरावट आई है। अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, 2012 में 21.6 लाख करोड़ का टर्नओवर था कमोडिटी एक्सचेंजर पर एग्री वायदा का, जो 2013 में घटकर 13.29 लाख करोड़ के स्तर पर आ गया। लगातार गिरावट यहां पर बढ़ी है। 2014 में 11.51 लाख करोड़, और आप देखिए कि इसके बाद भी लगातार यहां पर गिरावट का माहौल कंटिन्यू है। सब शार्प फॉल आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से यहां पर देखने को मिला है। 2012 से 2016 तक का हम आपको ये आंकड़ा दिखा रहे हैं। 2015 में ये घटकर 11.44 लाख करोड़ तक पहुंच गया। 2016 में 7.86 लाख करोड़। ये जोरदार गिरावट यहां पर आई है 2015 और 2016 के बीच। आप देखिए और कि कितना ज्यादा यहां पर गिरावट आई है, 1.5 गुना से भी ज्यादा ये वॉल्यूम यहां पर कम हुआ है। तो ये पूरे एग्री फ्यूचर मार्केट के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। और लगभग अगर आप देखें तो पूरे 5 साल में ये वॉल्यूम श्रिंक होके 3 गुना तक यहां पर कम हो चुका है। और 2017 के शुरुआती 8 महीने में एनसीडीएक्स पर भी करीब 30% की गिरावट आई है वॉल्यूम में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, हमारे साथ शेर खान कॉमट्रेड के जिगर पंडित हैं, हमारे साथ 2 और एग्री एक्सपर्ट जुड़ेंगे। लेकिन किशोर नारने, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से एग्री का ये आंकड़ा अपने आप में काफी चौंकाने वाला है, जो हम आंकड़े यहां पर दिखा पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, 5 साल में 3 गुना तक एग्री का वॉल्यूम कम हो गया है। आप सबसे बड़ी वजह एग्री के वायदा कारोबार में गिरावट की क्या मानते हैं? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। आई थिंक मेरे हिसाब से 3-4 बड़े वजह है। नंबर 1, मास मार्केट, जो मास रिटेल मार्केट है इंडिया में, जो कमोडिटी मार्केट्स प्रेडोमिनेंटली डोमिनेट करते हैं मास रिटेल मार्केट, वहाँ पे एग्री कमोडिटीज ज़्यादा इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को या जो बोले आप स्पेकुलेटर्स बोले, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे नॉलेज का गैप बहुत ज़्यादा है और व्हाट यू कॉल गवर्नमेंट इंटरवेंशन का डर बहुत ज़्यादा है। एंड थर्ड, मतलब लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं जो ये मैनिपुलेशन का कहीं स्टोरीज जो मीडिया में छपता रहता है, तो आई थिंक उसका भी कहीं ना कहीं वो डर लगा रहता है कि कहीं हम लोग को गलत कमोडिटी में ना घुस जाए, जहाँ पे कहीं ना कहीं ऑपरेशन चालू है या मैनिपुलेशन चालू है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैनिपुलेशन होता है कि नहीं होता है, बट एक्चुअली वो डर पैदा होता है कि रिटेल में। तो आई थिंक वो जो मास रिटेल पार्टिसिपेशन लगातार इसमें से बाहर होते जा रहा है। और मेटल्स जैसा काउंटर्स में जहाँ पे इंटरनेशनल कमोडिटीज है, तो उन लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि ये ज़्यादा यहाँ पे मैनिपुलेशन का गुंजाइश कम है। और हेजर का जो तादाद है वो भी कम होते जा रहा है बिकॉज कुछ कमोडिटीज में बैन्स आए हुए हैं बीच में, कुछ कमोडिटीज डी लिस्ट होता है, वापस लिस्ट होता है। ये जो अनसर्टेनिटी है, आई थिंक वो बोथ हेजर को और इन्वेस्टर को दोनों के लिए एक डिटरेंट साबित हुआ है। जी चलिए, हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ सुनील बलदेवा हैं सिलीगुड़ी एजेंसी के, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ वायदा बाजार के एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जुड़े हैं बीकानेर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पुखराज, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से एग्री वायदा में
कारोबारियों की दिलचस्पी घटी है। 2017 के शुरुआती 8 महीने में करीब 30% वॉल्यूम कम हुआ है एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर। क्या वजह आप मानते हैं और क्या आपको लगता है कि आगे इसमें कुछ रिकवरी की गुंजाइश है? जी देखिए, एनएससीएल घोटाले के बाद में लगातार कमोडिटी मार्केट में गिरावट आई है, जो कभी ज्यादा आ गई किसी साल में कम आ गई। और इस गिरावट के पीछे एनएससीएल घोटाला है। एनएससीएल घोटाले के बाद में जो कैस्टर बंद हुई थी वो भी एक विषय है, तना बंद हुआ था ये भी एक विषय है। हाँ। यानी थोड़ी भरोसे की कमी हुई है। हाँ। और भरोसे की कमी की वजह से लगातार डर बना रहता है। और फिर जो नीतियां आती है उसके अंदर कोई भी घोषणा होती है तो वायदा बाजार सेंसिटिव है और एग्री कमोडिटी खास तौर से सेंसिटिव है, इसलिए कि इसमें थोड़ी सी बात भी भूचाल ला देती है। जैसे आपने आप आयात कर रहे हो या बंद कर रहे हो उससे भी मार्केट पे असर आता है। आप किसी चीज को खोल रहे हो या ड्यूटी हटा रहे हो उसका भी किसी चीज पे असर आता है। तो धीरे धीरे इसमें कमजोरी बनती गई। ठीक है, एक वजह है कि इसमें कमजोरी आई। ठीक है सुनील बलदेवा, जो बात पुखराज चोपड़ा ने कही कि भरोसे की कमी आई है, क्या अब ये अब आपको ये भरोसा फिर से वापस लौटता हुआ दिख रहा है कमोडिटी मार्केट में, खास करके एग्री मार्केट में? नहीं मृत्युंजय, अभी काफी टाइम लगेगा। इसका अपन चने में भी उदाहरण देख रहे हैं कि चने में हेजर आ ही नहीं रहा है। न अपने 300 रुपए का गैप होने के बावजूद भी हेजर जो है माल डिलीवरी लगाने में, हेज करने में विश्वास नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी कमी दिखा रहा है। यदि उसके ऊपर यदि तुअर और उड़दा खुलता है और फिर ये कई दिनों तक इन्वेस्टर फिर भी वॉच करेगा, गवर्नमेंट की नीतियों को देखेगा, भरोसे को देखेगा, जैसे पुखराज जी ने बोला अपने पैसों की सेफ्टी को भी देखेगा, उसके बाद इन्वेस्ट करने आएगा। तो जो एक चीज का जो चेन टूट चुकी है उसको बनने में कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 4 से 6 महीने यहाँ पर और लगेंगे दोबारा यहाँ पर ट्रेड एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने में। तो ये एग्री फ्यूचर मार्केट के लिए एक चिंता की बात है कि 5 साल में एग्री का टर्नओवर करीब 3 गुना तक यहाँ पर घट चुका है। कई महत्वपूर्ण वजह रही हैं इसके पीछे। एक तो ये रहा है कि जिस तरह से कई वायदा कारोबार को बंद किया गया उससे भी सेंटीमेंट खराब हुआ। एनएससीएल का संकट सामने आया। कई एग्री कमोडिटी में गिरावट की, कई एग्री कमोडिटी में गड़बड़ी की शिकायत भी सामने आई। उसका इंपैक्ट भी यहाँ पर ओवरऑल ट्रेड के ऊपर दिखा है, चाहे वो ग्वार का मामला हो, चाहे वो कैस्टर का मामला हो। इन मामलों ने कमोडिटी मार्केट में खास करके एग्री ट्रेडर को थोड़ा बहुत यहां पर निराश किया है और इसका इंपैक्ट हमने ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि दाल एक्सपोर्ट पर पाबंदी हटी है। यह खबर सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने बताई थी, लेकिन आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि पाबंदी हटने का इंपैक्ट क्या हुआ है। इंपैक्ट ये हुआ है कि जिस दिन पाबंदी हटाई गई थी शुक्रवार को और जी बिजनेस ने जब ये खबर दिखाई तो उसके बाद करीब 150 रुपए की तेजी आई थी दाल कीमतों में, लेकिन एक बार फिर से बाजार 200 रुपए कम हो गया है। यानी अब तक कोई बड़ा इंपैक्ट दाल एक्सपोर्ट खुलने का कीमतों के ऊपर नहीं हुआ है। हमारे साथ सुनील बलदेवा और पुखराज चोपड़ा बने हुए हैं। सुनील बलदेवा, क्यों कोई सेंटिमेंटल इंपैक्ट प्राइस के ऊपर नहीं दिख पा रहा है सरकार के इस फैसले का? पहले हमने इंपोर्ट बंद किया तो इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज्यादा मंदा हो गया। म्यांमार से ज्यादा ये तुअर, उड़द और मूंग आती है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि यहाँ पे यदि हम उल्टी कैलकुलेशन करते हैं, जो तुअर के भाव हमारे यहाँ 40 है, उसको हम यदि बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं तो उसका 530 के आसपास यूएसडी डॉलर के भाव बनते हैं, जबकि म्यांमार में भाव इंडिया में एक्सपोर्ट बैन होने के चलते 370 हो चुका है। तो कोई यदि किसी को यदि माल को एक्सपोर्ट कहीं करना हो, गल्फ में करना हो या किसी भी कंट्री में करना हो, तो वो म्यांमार से तुअर मंगा के वहीं प्रोसेसिंग मिलें भी बैठ गई है। दुबई में, लंका में, इंडिया एक्सपोर्ट बंद होने के बाद वहां पे प्रोसेसिंग मिलें बैठ चुकी है। तो वो वहीं पे अपनी तुअर मंगा के वहीं से वो एक्सपोर्ट कर देगा। इसलिए इंडिया से एक्सपोर्ट का कोई चांस ही नहीं है। तीनों दालों के भाव इंडिया में इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा है। यदि थोड़ा बहुत होगा तो 20-25 हजार टन मूंग दाल हो सकती है, क्योंकि क्वालिटी इंडिया की थोड़ी बेटर है। इसकी वजह से थोड़ा टाइम गल्फ में थोड़ी बहुत जा सकती है। ठीक है, लेकिन एक बात और है यहाँ पर सुनील बलदेवा कि मसूर का बड़े पैमाने पर हम एक्सपोर्ट बैन से पहले भी एक्सपोर्ट करते थे। मसूर के एक्सपोर्ट पर अभी भी पाबंदी है। जून 2006 से पहले मसूर का जब एक्सपोर्ट बैन किया गया था उस समय 70% जो मार्केट था वो मसूर का ही था। और जो जलगांव की और इंदौर की जो मिलें चलती थी वो इसी एक्सपोर्ट के बल पे ही चलती थी। वो इंडस्ट्री भी काफी हद तक खराब हो चुकी है और अभी मसूर के भी एमएसपी से काफी नीचे हैं। तो इंडस्ट्री तो इस बात को लेकर आश्चर्य कर रही है कि मसूर का एक्सपोर्ट का बैन क्यों नहीं हटा। पुखराज चोपड़ा, बिल्कुल संक्षेप में आपका कमेंट क्या होगा? ठीक है, अब तक कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आया है, लेकिन आगे क्या कोई इंपैक्ट आप देख रहे हैं प्राइस के ऊपर?
जी देखिए, मैंने अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम में रामविलास जी पासवान को ये कहते हुए सुना था कि सरकार के पास दालों का बम्पर स्टॉक है। तो अब जो ये आयात को छूट दी है उसके पीछे व्यापारियों को सोचना है, सरकार को अपनी दालें बेचनी है, इसलिए निर्यात में छूट दी गई है। तो व्यापारी भी ये सोच रहा है कि इसका इम्पैक्ट किस तरह से आएगा और सरकार दालें कब छोड़ेगी। अभी इसी पे टिका हुआ है कि सरकार कब दालें छोड़ती है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज चोपड़ा आपका और सुनील बलदेवा आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय इन दोनों खबरों के ऊपर रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर मानसून से जुड़ी हुई है और मानसून का ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब तक देश में सामान्य के मुकाबले 6% कम बारिश हुई है पूरे सीजन में, यानी 1 जून से अब तक 6% कम बारिश हुई है। 1 जून से ताजा हालात ये हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो दक्षिणी प्रायद्वीप को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में अब तक सामान्य के मुकाबले कम बारिश हुई है और उत्तर पश्चिम भारत में कुछ दिनों तक कम बारिश की आशंका यहां पर जताई गई है। तो मानसून को लेकर ये ताजा अपडेट आप देख पा रहे हैं। बुधवार को मध्य भारत में तेज बारिश मुमकिन है, यह संभावना यहां पर जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। इस हफ्ते पूर्व और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना है। किशोर नार ने मानसून की जो खबरें आ रही हैं इसका आप इमीडिएट इंपैक्ट एग्री फ्यूचर के ऊपर क्या देख रहे हैं, खास करके सोयाबीन, सोया तेल, ग्वार के ऊपर? आई थिंक बीन और तेल स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट्स थोड़ा सा हल्का सा वीक है। ग्लोबली जो क्रॉप है अपग्रेड किया गया है तो हायर आउटपुट आने वाला है। तो आई थिंक एक बैलेंस आउट सिनेरियो है। मुझे कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा मूव दिख नहीं रहा है सोयाबीन में, खास करके डोमेस्टिक इन्वेंट्रीज भी हाई है। गोवार आई थिंक थोड़ा बहुत अगेन क्रूड का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है और मानसून का भी थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मेरे हिसाब से अगर सीड अगर देखे 3700-720 तक अपसाइड पोटेंशियल है, तो यहाँ पे एक बार खरीदारी करके चल सकते हैं।